हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग टर्म क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने कवर किया था लगभग इनकम तक, यानी कि 11 पॉइंट तक। आ समझे ना? आगे हमको पढ़ना है कहाँ तक, कहाँ से? एक्सपेंडिचर से। अब देखिए, इसके पहले थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं, एक बार रिवीजन करके समझ लीजिए। अकाउंट क्या बताए थे कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे और ट्रांजेक्शन करने वास्ते एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसका प्रभाव कहीं एक जगह दिखाई देगा, वही आपका क्या है? अकाउंट। बिजनेस क्या बताए थे? हम बिल्कुल सिंपल ये बता सकते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य ही बिजनेस कहलाता है। और ये बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। और उसका संबंध है क्या? प्रोप्राइटर, कि जो व्यक्ति किसी बिजनेस में क्या करता है, पूंजी लगाता है, उसमें लाभ हो या हानि उसका खुद वो जिम्मेदार होता है, वही क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। अकाउंटिंग पीरियड बताए थे कि जिस समय अवधि के अंदर हम एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और यह अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है और 1 क्वार्टर का भी हो सकता है। और अगला हम क्या बताए थे? 4 साल का अकाउंट, कि जहां पे सभी अकाउंट का समूह बनेगा ना एक कंपनी का, वही आपका क्या कहलाएगा? 4 साल अकाउंट कहलाएगा। एंटिटी, बिजनेस का एक अस्तित्व है, वही अस्तित्व क्या कहलाएगा? एंटिटी। जैसे बिजनेस का नाम ही उसका क्या है? अस्तित्व है। और उसके आगे दिया क्या? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होगा कि जिसके जो क्या हो, जिसके बीच कुछ वैल्यू हो, और वो वैल्यू क्या हो कि दो व्यक्तियों के बीच में इन्वॉल्व हो। कोई अगर जो किसी हम लेन देन कर रहे हैं और कोई गुड्स खरीदे उसके प्रति उसको कुछ वैल्यू जरूर देंगे, कुछ सेल कर रहे हैं तो कुछ अगर जो वस्तु दे उसके प्रति वैल्यू को जरूर लेंगे। तो ऐसे अगर जो दो व्यक्तियों के बीच अगर जो लेन देन हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजेक्शन दो बेसिस पे हो सकता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। और अगला बताए थे क्या? एसेट्स। एसेट्स क्या है कि ऐसी वस्तुएं, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या फिर वो अस्थायी रूप से हो, यदि वो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रही हैं, वो क्या कहलाएंगे? यानी कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वस्तुएं काम करेंगे वो क्या कहलाएंगी? एसेट्स। और ये एसेट्स जैसे दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा क्या? कंप्यूटर, भवन, कैश आदि हो सकता है। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है? हमारा बिजनेस है और कुछ ऐसे वस्तुएं जो लंबे समय तक के लिए काम करेगा, जो 1 साल से अधिक रहेगा, वो हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स। और यदि जो कम समय के लिए हो, यानी कि आज रहे कल न रहे, वो हमारा क्या है? करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज बताए थे। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा? कर्ज होगा। क्या होगा? कर्ज क्या है कि अगर हमारे बिजनेस और किसी दूसरे बिजनेस या बैंक के ऊपर बकाया है तो हमारा हमारा वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी, यानी कि कर्ज कहलाएगा। जैसे क्रेडिटर्स, यानी कि सप्लायर्स कोई सामान खरीद लिए और पैसा नहीं दिए हैं तो वो हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटीज है। और यदि बैंक से हम लोन ले लिए तो भी हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटीज। और उसके अगला हम बताया था क्या? कैपिटल, कि बिजनेस का मालिक यदि अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो वही पैसा हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। प्रोप्राइटर नहीं, जो बिजनेस का मालिक पैसा लगा रहा है वो नहीं, पैसा ही कहलाएगा। जो पैसा लगेगा वही पैसा ही हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। और अगला हमने आपको बताया था इनकम। इनकम क्या है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का जितना डिफरेंट होगा वही उस बिजनेस का क्या होगा? इनकम। इसका एक एग्जांपल आप लोग बताए थे शॉर्ट में, कि सपोज करिए कि यदि आपका एक बिजनेस है, आप 100 रुपए लगाए हैं, ये आपका क्या है? मान लेते हैं एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। और यही एक्सपेंस करने के बाद जो आपने कमाया वो कितना कमाया? 120। तो एक्सपेंस से रिवेन्यू आपका कितना अधिक है? 20 अधिक है ना? तो यही 20 आपके लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। कितना क्लियर है ना? और उसके आगे कह रहा है क्या? एक्सपेंडिचर। अब क्या है ये? देखिए, ये एक्सपेंस शब्द से बना हुआ है। जो एक्सपेंडिचर दिया है ये किस शब्द से बना हुआ है? एक्सपेंस शब्द से। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च, व्यय करना। जैसे देखिए आप कह रहा गुड्स को, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल या सर्विस करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट और ऑफिस एक्सपेंस। इतना समझिए कि अगर जो आप एक गुड्स कोई बना रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं ना, तो उस पर अलग खर्च जरूर लगेगा। अलग खर्च क्या लगेगा? सिंपल एक हम एग्जांपल आप लोग दिए थे मैन्युफैक्चरिंग का मार्कर पे,
कि वो जो रॉ मटेरियल्स हम अलग अलग से खरीद करके मंगा रहे हैं, तो खरीद करके लाने में हमारे बिजनेस तक जरूर इसको कुछ ना कुछ खर्च आएगा, बनवाने में जरूर कुछ ना कुछ खर्च आएगा। अगर जो किसी एम्प्लॉय को रखकर काम कराएंगे तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस आएगा ना। तो इसको कहाँ तक कि बनाने से लेकर के और सेल करने के बीच जितना भी खर्च आएगा वही क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे दे रहा है रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, कि रॉ मटेरियल्स अलग अलग खरीद रहे हैं और उसको जो खर्च लग रहा है वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगला कह रहा है सैलरी, यदि आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया तो भी तो एक्सपेंस शब्द से ही बना हुआ है ना, तो क्या है वो आपका एक्सपेंडिचर। और अगला कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में जितने भी खर्च हो रहे हैं वो आपके बिजनेस रिलेटिव ही तो हो रहा है ना, और गुड्स को परचेज करके सेल करने के लिए तो हो रहा है ना, तो भी आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। अब याद रखिएगा ये एक्सपेंस शब्द से ही मिलकर बना, जिसका नाम ही है खर्च यानी कि व्यय कर। और जस्ट क्या क्या कह रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, देखिए आप कह रहा है द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस में समझिएगा, आप क्या रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, कि अगर जो आपका रेवेन्यू इनकम अगर जो ओवर यानी कि अधिक होता है किससे, एक्सपेंस से, तो वही ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कॉल्ड पुकारा जाएगा क्या, प्रॉफिट। अगर जो आपका एक बिजनेस है, एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेकर के और कब 31 मार्च, आया समझ में ना। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना हमारा एक्सपेंस से ओवर होगा क्या रेवेन्यू, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। जो लगभग हम ये बताते समय आपको बताए दोनों का सेम कंडीशन आएगा, इनकम का और प्रॉफिट। ये क्लियर है ना, यानी कि एक्सपेंस जितना ओवर रेवेन्यू होगा वही आपका क्या कहलाएगा अकाउंटिंग पीरियड का, प्रॉफिट कहलाएगा। और जस्ट क्या कह रहा है, क्या है, अब देखिए गेन क्या है, यहाँ कह रहा है किसी एक ट्रांजैक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसी एक ट्रांजैक्शन हमको जो प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, अब पूरे 1 साल का जो मिला करके प्रॉफिट उसको तो प्रॉफिट ही बोलेंगे। रेवेन्यू जितना अधिक हुआ वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन वही अगर जो एक ट्रांजैक्शन किए हैं और उस एक ट्रांजैक्शन से जो हमको अमाउंट प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा क्या है, गेन है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, कह रहा है आगे क्या, जो आकस्मिक प्राप्त हो, आकस्मिक का मतलब क्या था, जो अचानक रूप से प्राप्त हो। इसका एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझिए, हम ये मान लिए कि हमारा एक प्रकार का एसेट्स है, क्या है, एसेट्स, हम इसको बेच रहे थे, लेकिन पहले हम किसी कस्टमर से डील कर लिए थे कि ये हमारा जो मार्कर पेन है हम 10 रुपए में खरीदे थे, आप हमको 5 रुपए दीजिए और लेके चले जाए। आ रहा समझे ना। तो बीच से अचानक ऐसा हुआ कि दूसरा कस्टमर आ गया, वो कह रहा नहीं हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, आप हमको 6 रुपया 7 रुपया ले लीजिए लेकिन हमको दे दीजिए। क्या जो एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त हो रहा है ये आकस्मिक ही तो प्राप्त हो रहा है ना। और जब वो कस्टमर नहीं आया होता तो ये मार्कर कितने में दे देते, 5। आया समझे ना। तो जो भी आकस्मिक रूप से प्राप्त होगा, और ऐसा नहीं कि सभी ट्रांजेक्शन को मिलाकर, एक ही ट्रांजेक्शन में यदि आकस्मिक रूप से कुछ अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा। जैसे देखिए कह रहा है, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, कि हमारा जो फिक्स एसेट्स है और इसको यदि सेल कर रहा है तो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और आगे कह रहा है विनिंग ऑफ कोर्ट केस, जैसे आप क्या हुए कि कोई आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस चल रहा था कोर्ट में जिसको आप विन कर गए यानी कि जीत गए, आकस्मिक हुआ, तो भी आपका क्या है। और आगे क्या अगर जो ऐसे वस्तु हैं जो एसेट्स के ऊपर आप वैल्यू को बढ़ा देते, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम इसको सेल करने जा रहे थे कितने रुपए में, 5 रुपए में, और खरीदे कितने रुपए के थे, 10। तो तक अगला कोई और कह रहा नहीं हम आपको 7 रुपए दे दे रहे हैं, ये हमको दे दीजिए। तो एसेट्स को सेल करते समय वैल्यू हमारा इंक्रीज हुआ है ना, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, गेन। तो गेन क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। गेन में और प्रॉफिट में कुछ अंतर नजर आ रहा है। हाँ अंतर क्या है कि जो हमारा गेन है, प्रॉफिट तो ये भी है लेकिन किस प्रकार का, जो किसी एक ट्रांजैक्शन से प्राप्त हो। और प्रॉफिट हमारा क्या है, जो एक पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्राप्त हो, चाहे 1 मंथ में, चाहे 3 मंथ में, या फिर 1 साल ना। क्लियर है ना। और इसके आगे जब जाएंगे लॉस के आगे, गेन के आगे अगला क्या कर रहा है, लॉस। सेम यही इसका उल्टा बताया था हमने,
प्रॉफिट का या फिर इनकम का। किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होगा वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाएगा। हमारा बिजनेस है, रेवेन्यू कमाए, उससे अधिक हमारा एक्सपेंस हो गया, तो रेवेन्यू से जितना अधिक एक्सपेंस होगा वही अमाउंट क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। जैसे अगर जो हम यहाँ पे कोई इनकम किए हैं 100 रुपए, लेकिन इस 100 रुपए को इनकम करने में, कमाने में हम क्या कर दें, 120 रुपए खर्च कर दें, तो अभी हमारे 120 रुपए क्या है, एक्सपेंस है। 120 रुपए हमारा क्या है, एक्सपेंस, और ये 100 रुपए हमारा क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू से एक्सपेंस कितना अधिक है, 20, तो वही 20 रुपए आपके लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। अरे समझो ना, बिल्कुल सिंपल साफ, बिल्कुल आसान शब्द में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग यही था ना, किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक आप समय अवधि ले लीजिए, चाहे 1 मंथ का हो, चाहे 3 मंथ का हो, या फिर 1 साल का। क्या होगा उसमें, एक्सपेंस का अमाउंट, जो एक्सपेंस का अमाउंट है रेवेन्यू से जितना अधिक होगा, आपने जो रेवेन्यू कमाया उससे जितना अधिक होगा वही अमाउंट आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, लॉस अमाउंट कहलाएगा। जैसे बिल्कुल सिंपल बताया, 100 रुपये आप कमाए और 120 रुपये खर्च कर दिए, तो ये 100 रुपये आपका रेवेन्यू है और ये आपका 120 रुपये क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस से जितना अधिक रेवेन्यू, ये रेवेन्यू से जितना अधिक क्या होगा, एक्सपेंस होगा, वही हम आपका क्या होगा, लॉस। और आगे कह रहा क्या, डिस्काउंट। आप लोग जाते हैं जब सामान खरीदने के लिए तो कहते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट कर लीजिए, कहते हैं ना। तो डिस्काउंट क्या है, तो प्राइस में होने वाली डिडक्शन, यानी कि छूट या कटौती। कोई गुड्स है, उसकी प्राइस यदि 100 रुपए है, और यदि आपने आपको उसमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, छूट मिला 10% या 10 रुपए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। जो कह रहा है डिस्काउंट किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली, कोई गुड्स का प्राइस है और उसके गुड्स में क्या हो गया, डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती हो गया, वही क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कि कह रहा है किसी गुड्स के प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या और कैश डिस्काउंट क्या है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो अक्सर परसेंटेज में ही होता है। किसमें होता है, परसेंटेज में। और ये ज्यादातर सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आ रहा समझ में, अगर जो कोई एक गुड्स है, और अगर जो उस 100 रुपए का, और यदि आप 5% डिस्काउंट कर दीजिए, तो सिंपल, हाँ, कस्टमर यही समझेंगे तो जो 100 रुपए का है तो 5% उसमें डिस्काउंट होगा, तो सेल को प्रमोट करना हो गया। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है क्या, ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर। कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने होलसेलर को डिस्काउंट देता है, और होलसेलर डिस्काउंट देता है किसको, रिटेलर। आ समझे ना, मैन्युफैक्चरर आप लोग समझ ही रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स को अलग अलग क्या करता होगा, बना करके एक नया गुड्स बनाकर सेल करता होगा। होलसेलर क्या है कि ये इससे टोटली पूरा एक, अगर जो सपोज कर एक मार्कर पेन अगर जो है, तो ये मार्कर पेन अगर जो गत्ते में लेकर के आ रहा अपने पास, तो वो क्या कहलाएगा, और यही होलसेलर सेल कर दे रहा है किससे, रिटेलर से। तो ध्यान रखिए, रिटेलर भी लेके आएगा तो गत्ते में ही लेके आएगा, लेकिन जब वो सेल करेगा तो वो क्या करेगा, रिटेल यानी कि वो थोक फुटकर विक्रेता करेगा। खरीद करके लाया 10 पीस एक डब्बे में था, लेकिन वो एक साथ पूरा सेल नहीं करेगा, एक एक करके ये सेल करेगा, वही क्या कहलाएगा, रिटेलर कहलाएगा। तो अक्सर डिस्काउंट किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर देगा किसको, होलसेलर को, और होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को। कह रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है, सेल को बढ़ाना होता है। जैसे जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो एक नया फोन मैन्युफैक्चर करके बनाया, आ समझे ना, और उसको लग रहा है कि नहीं, हमको करना क्या है, हमको अपना सेल जल्दी से जल्दी बढ़ा देना है, आ समझे ना। तो पहले वो क्या करेगा, अपना पहले वो कन्वेंस कर लेता है क्या, कि अगर जो हम एक मोबाइल फोन बनाया है तो इसको बनाने में हमारा कितना एक्सपेंस आया। सपोज करिए एक फोन का रेट हमने ले लिया 10,000 रुपए, कितना ले लिया, 10, टोटल प्राइस उसका 10,000 है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करके बनाया तो वो आ गया कितना, 7,000।
टोटली एक्सपेंस सैलरी सारा लेकर के उस पर खर्च कितना आ गया 7,000। तो 3,000 भी इनकम हो रहा है ना। तो सोच रहा है नहीं अगर हम 3,000 इनकम कमाएंगे तो लोगों को लगेगा नहीं ये ज्यादा महंगा है तो कम खरीदेंगे, तो इनकम भी कम होगा। लेकिन वही अगर थोड़ा सा हम इसमें से 1,000 कम कर दें तो भी 2,000 आ रहा है, लेकिन लोगों को लगे नहीं 10,000 का है तो 1,000 इसमें कम हो रहा है। आ रहा समझे ना। तो वही क्या करेगा अमाउंट को 1,000 रुपया कम कर देगा उसका, और जब वही डिस्काउंट कम होगा तो वही कस्टमर क्या करेंगे ज्यादा परचेज करेंगे। आ रहा समझे ना, उसका सेल जल्दी जल्दी क्या होगा बढ़ता है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग भी देखते हो कहीं कोई सामान खरीदते हैं ना, आ रहा समझे ना। तो नहीं हम यहाँ नहीं वहां खरीदेंगे, वो डिस्काउंट दे देता है, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं देते। वो डिस्काउंट क्यों देता है, क्योंकि उसको अपना सेल बढ़ाना है। आ रहा समझे ना। तो डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट क्या ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ और आगे कह रहा है यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। फिक्स परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए अगर जो बिल्कुल एक सिंपल ले लेना, आप चले जाइए किसी मेडिकल के दुकान पे, आ रहा समझे ना, और यदि कहेंगे नहीं हमको पूरा एक डब्बा चाहिए तो आपको 10% या 5% उसके ऊपर डिस्काउंट कर देगा ना। लेकिन वही कहेंगे हमको बस उसमें 2 या 3 टैबलेट बस चाहिए तो डिस्काउंट नहीं। आ रहा समझे ना, ये सिर्फ रिटेलर तक मिलेगा, और ये किस में होता है, एक फिक्स परसेंटेज में होता है। कि अगर जो आप एक कोई सामान खरीद रहे हैं और 2,000 का है तो 2,000 पे 10% फिक्स है कि 2,000 पे 10% क्या होगा डिस्काउंट। वो आपका किस प्रकार का डिस्काउंट है, बिल्कुल सिंपल हम बता सकते हैं ये पूछने पर, क्या ट्रेड डिस्काउंट कि जो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, और जिसका एक ही उद्देश्य होता है सेल को प्रमोट करना, और एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ही होता है। और अगला कह रहा है क्या, कैश डिस्काउंट। देखिए कहीं ट्रेड डिस्काउंट हुआ और कहीं क्या हुआ कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ये समझ में आ रहा है कि जहां पे फिक्स परसेंटेज के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या, देखिए बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कैश फ्लो को मेंटेन करके रखना है। जैसे अगर जो हम किसी कस्टमर से कोई उधार सामान सेल कर दिए, आ रहा समझे ना, 10,000 में सेल कर दिए, और अगर जो हमको पैसा जल्दी कलेक्ट करना है टाइमली, हम क्या कहेंगे आप 10,000 का खरीदे काम करिए, अगर आप कल तक पैसा हमारा दे देते हैं ना तो हम आपको 500 रुपये छूट देते हैं। परसेंटेज की बात यहाँ पे नहीं हुई ना, किसका बात हुआ अमाउंट। जो देखिए आप कह रहा है बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। आया समझे ना, कि जो हमारा कैश वो टाइमली कलेक्ट हो जाए, ज्यादा लेट ना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं कैश डिस्काउंट। सपोज कि हम गए कोई सामान खरीदने के लिए, कोई सामान खरीद लिए, हम 1,000 का सामान खरीदे हैं, हमारे पास 900 रुपए है, डिस्काउंट के लिए बोले, वो कह रहे नहीं आप 950 तक दे दिए, लेकिन हम 900 नहीं दे पाए। हम ये कह दिए तब एक काम करिए 900 है हमको और भी सामान खरीदना है तो आप 800 या 700 रुपये ले लीजिए और बाकी हम पैसा आपको बाद में, ऐसा हुआ। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं आप 50 रुपये और डिस्काउंट ले, लेकिन आप उनको कैश दे दीजिए पूरा। आया समझे ना, क्रेडिट पे नहीं जाएगा। तो उसको क्या करना था, टाइमली कैश को कलेक्ट करना है, कि और हम 50 रुपये और छोड़ देना तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा कैश टाइमली कलेक्ट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं। तो जो कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा वो क्या है कैश डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, ये तीनों क्लियर है ना। और अगला कह रहा है क्या वाउचर। क्या है वाउचर, तो कह रहा है यहाँ पर किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो, इनवाइस, चालान या फिर रिसिप्ट। अब अगर जो आपको एक ट्रांजेक्शन बनाना है, ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड करना है तो कहीं कोई डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे ना। जहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा डॉक्यूमेंट, और वही डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाता है वाउचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा एक बिजनेस है तो अभी हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं सारा डेटा, किससे मेंटेन करते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर में सेल का डाटा अलग लिखते हैं, परचेज का डाटा अलग लिखते हैं, तो वो रजिस्टर ही आपके लिए क्या है वाउचर। रजिस्टर क्या है वाउचर। सेम उसी प्रकार जब अकाउंटिंग में आएंगे तो वाउचर क्या होता है कि सभी जितना भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे सबका एक समूह होता है।
जैसे सपोज कि आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वही ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डाटा, ये ट्रांजेक्शन को हम कहीं ना कहीं बनाएंगे ना, उसके सपोर्ट में कुछ न कुछ लिखेंगे ना, तो जिस जगह पे लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, वाउचर। जैसे देखिए दिया कैश मेमो, कैश मेमो क्या, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं एक लिख करके हमको छोटा सा पर्ची दे देते हैं, वही हमारा क्या है, कैश मेमो। जैसे आप लोग जाते हैं फी जमा करने के लिए, आप लोग एक रसीद मिल जाता है, वही आपका क्या है, कैश मेमो। क्या है वो, कैश मेमो। तो कैश मेमो ही हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। और आगे कह रहा है इनवाइस, अकाउंटिंग में जब आएंगे तो वही इनवाइस हो जाएगा। आगे कह रहा है चालान हो या फिर रिसिप्ट हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। क्लियर है ना। और वाउचर के बाद अगला कह रहा क्या, आखिर गुड्स हम किसको बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हम ये कहेंगे कि व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करेगा वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कह रहा, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। केवल हमारा बिजनेस है और हम अगर जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी वस्तु, चाहे हमारा मार्कर पेन हो, रिमोट हो, टीवी हो, एलसीडी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी बिजनेस है तो वो वस्तु ही हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। इस कह रहा है दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है, जिसका उद्देश्य है कि बाद में हमको सेल करना है, पुनः उसको बाद में क्या करना है, सेल करना है, तो यही वस्तु हमारे लिए क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। ये वस्तु क्या कहलाएगी हमारे लिए, गुड्स कहलाएगी। क्लियर है ना। तो अभी पहले पेज पर देख लीजिए, जितना कंटेंट दिया है, जितना हेडिंग, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आज हम आपको कहां से बताएं, एक्सपेंडिचर से, और एक्सपेंडिचर से आगे कहां तक बताएं, गुड्स। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जब हम कोई गुड्स ऐसा है जिस गुड्स को उत्पादन से लेकर और सेल करने तक जो खर्च आ रहा है वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी गुड्स को उत्पादन से लेकर के और सेल करने तक बीच में जितना भी एक्सपेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है कि एक्सपेंस से जितना अधिक रिवेन्यू होगा वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। गेन क्या है कि अगर जो किसी एक ट्रांजेक्शन से अगर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वही आपका क्या है, गेन कहलाएगा। और ये आकस्मिक भी हो सकता है, जैसे सेल्स को, एसेट्स को सेल करते समय। और अगर दिया लॉस, अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस से जितना अधिक रेवेन्यू जितना अधिक एक्सपेंस होगा वही अमाउंट क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। डिस्काउंट क्या है, तो एक वस्तु के प्राइस के ऊपर जो डिडक्शन जो कटौती मिल रहा है वही क्या है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो जो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर दिया जाता है सेल को प्रमोट करने के लिए, और यह प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में ही पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। अगला क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, तो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैश डिस्काउंट। और अगला कह रहा है वाउचर, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट से हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर दे रहे हैं तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, वाउचर। जैसे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एक जगह कहीं डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, वो डायरी जहां हम लिख रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, वाउचर। और उसके बाद हम बताएं गुड्स, तो व्यापारी जिस भी वस्तु का जिस भी गुड्स का क्या करेगा, जिस भी वस्तु का व्यापार करेगा वही उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो ये 18 तक क्लियर है ना। अगला देखिए क्या दिया है, ड्राविंग। ड्राविंग क्या है, देखिए जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी का बिजनेस है और उस जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है अगर उसी वस्तु का जरूरत पड़ता है ना तो वो अपने बिजनेस से ही निकाल लेता है, ऐसा होता है ना। जैसे बिल्कुल एक सिंपल समझिए, हम मार्कर पेन सेल करते हैं, पेन सेल करते हैं और लिखने के लिए हमको पेन की आवश्यकता पड़ी, हम अपने बिजनेस से ही क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ऐसा हो सकता है ना, पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हैं ना। तो जो हम पर्सनल यूज के लिए निकाल लेंगे अपने खुद यूज के लिए वही हमारा क्या कहलाएगा, ड्राविंग कहलाएगा। जैसे देखिए कह रहा है ड्राविंग बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राविंग कहलाता है। अब बिजनेस का मालिक और जो अपने निजी खर्च के लिए एक्सपेंस कर रहा है
बिजनेस के लिए एक्सपेंस करता तो मानते वो एक्सपेंस कहलाता, लेकिन बिजनेस के लिए जब एक्सपेंस नहीं कर रहा है, खुद के लिए जब निजी खर्च कर रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, ड्राविंग कहलाएगा। और ड्राविंग के बाद अगला क्या कह रहा है, ड्राविंग मालिक के पूंजी को घटाता है, और क्या कह रहा है कि यह बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, तो वह मालिक का ड्राविंग है। अब अगर जो बिजनेस का मालिक अपने लिए गुड्स या मनी अपने बिजनेस से निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो वही क्या कहलाएगा, मालिक का क्या कहलाएगा, वो ड्राविंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही ड्राविंग बिजनेस के कैपिटल को क्या करता है, घटाता है। कैसे, तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो आप 1,000 रुपया लगाए थे अपने बिजनेस में, कितना लगाए थे, और बाद में आप इसी में से और जो 100 रुपए का सामान ले लेंगे, तो अब आपका जो कैपिटल वो कम हो गया है ना। तो कैपिटल पहले कितना था, 1,000 था, अब कितना बचेगा, 900। तो जो कैपिटल होता है वो जो ड्राविंग होता है वो कैपिटल के अकाउंट के यानी कि मालिक के पूंजी को क्या करता है, घटाता है। इतना क्लियर है ना, आगे बता दें, सर बता दे रहे हैं। फिर इतना तक आप लोग पढ़ के आइए लोग, यही आगे बताए हैं ना।